शुरू करते हैं हम लोग। हाँ जी। तो इस मॉड्यूल का हमारे पास बस एक ये चैप्टर बचा है, यूनियन बजट। यूनियन बजट हम लोग पढ़ते हैं। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दैट विल गो पॉइंट बाय पॉइंट। तो एनुअल बजट ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड यूनियन बजट। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट बजट। स्टेट गवर्नमेंट भी होता है, लोकल गवर्नमेंट भी होता है, बट वी आर फोकसिंग ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट बजट। इट इज प्रेजेंटेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट। ज्यादा स्पेसिफिक जा रहे हैं तो फिर इसको ना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, यूनियन बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड एक डेफिनेशन की तरह इसको दिया जाता है। इट इज मेंशन इन द आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको प्रेजेंट किया जाता है। ये सारे इट टेल्स अस अबाउट द एस्टिमेट्स ऑफ द रिसीट्स एंड द एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। तो जो हम लोग का फिस्कल ईयर होता है, दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो एस्टिमेट्स बताते हैं फॉर द फिस्कल ईयर, हाउ मच वी आर गोइंग टू स्पेंड, हाउ मच वी आर गोइंग टू रिसीव इन फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर। तो वो गवर्नमेंट अपना एस्टिमेट बताते, एक एस्टिमेटेड बजट बताती है। तो इट वॉज बीइंग प्रेजेंटेड अर्लियर। इसको लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रवरी टिल द ईयर 2016 तक इसको प्रेजेंट किया जाता था, बट नाउ इट इज प्रेजेंटेड ऑन द 1st of February। It is presented on the 1st of February so as to provide more time to the government to implement it from the first April. अब गवर्नमेंट के पास इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ज्यादा टाइम होता है। दिस इज अ recent change. Apart from that, another change is that earlier retail budget separately present होता था। yes, earlier retail budget रेल बजट हम लोग का सेपरेटली होता था, बट नाउ फ्रॉम 2017 ये क्या होगा, इट हैज बीन मर्ज्ड विद द यूनियन बजट। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है हम लोग के बजट से रिलेटेड। तो बजट स्पीच होती है, इट इज फर्स्ट गिवन इन द लोक सभा, एंड देन लेटर ऑन कॉपी ऑफ द बजट इज प्रेजेंटेड इन द राज्यसभा एज वेल। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो एनुअल बजट को प्रेजेंट करते हैं ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुवरी। इसमें हम लोग के एक्सपेंडिचर्स और रिसीट्स होती हैं, वो मेंशन की जाती है कि कौन से सेक्टर के लिए कितना रिसीप्ट होना है, कितना एक्सपेंडिचर होता है। तो ये एस्टिमेटेड होता है, प्लान्ड होता है कि इस फिस्कल ईयर में कितना हम लोग का रिसीप्ट होगा, कितना हम लोग का एक्सपेंडिचर होगा ऑन द डिफरेंट वर्किंग्स, ऑन द डिफरेंट डेवलपमेंट, ऑन द डिफरेंट सेक्टर, राइट। ऑल्सो इसमें जो प्रीवियस फिस्कल ईयर होता है उसकी परफॉर्मेंस भी, जिसमें बजट एस्टिमेट्स जिसको बीई बोला जाता है, देन रिवाइज एस्टिमेट्स। बट उतना डिटेल में हमको नहीं जाना है, जितना हम लोग के सिलेबस में दिया है बस उतना पढ़ेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। यूनियन बजट सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, प्रेजेंटेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। अंडर सेक्शन 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब प्रेजेंट किया जाता है, 1st of February फॉर द फिस्कल ईयर। और ये दो रिसेंट चेंज हैं जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग का जो बजट होता है ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। अर्लियर क्या था, अर्लियर प्लान और नॉन प्लान एग्जिस्ट करता था, बट फिर उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया सिंह श्रीरंगराजन कमेटी के अंदर उसका डिसकंटिन्यूएशन का डिसीजन दिया गया था, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो वो प्लान और नॉन प्लान हम लोग का एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। अब हम लोग रेवेन्यू और कैपिटल बजट ही लेकर चलते हैं इसको। जहां तक आई रिमेम्बर 2017-18 में ही इसको भी डिसकंटिन्यू किया गया था। बेसिकली वर्क कब करता था ये, 5 ईयर प्लान में वर्क करता था, अब ये नहीं करता है। तो हमारे पास रेवेन्यू बजट है और हमारे पास कैपिटल बजट है। दो चीजें याद रखिए, एक टर्म होता है लायबिलिटी, दूसरा टर्म होता है असेट। लायबिलिटी और असेट्स। लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी जब हम लोगों के ऊपर कुछ लायबिलिटी है, कुछ कर्जा है। असेट होता है कुछ फिजिकल फॉर्म में असेट, कुछ हम लोग के पास कैपिटल एसेट डेवलप होता है, राइट। तो देर आर टू टर्म्स, लायबिलिटी एंड असेट्स। अंडर रेवेन्यू बजट
नो लायबिलिटी एंड नो असेट, नो लायबिलिटी, नो असेट। एंड कैपिटल बजट के अंदर क्या होता है, आइदर लायबिलिटी और असेट। If we are doing any kind of revenue receipt or revenue expenditure, then either there is no loss of asset or there is no liability that is created on, हमारे ऊपर ना ही कोई liability create होती है कि हमको फ्यूचर में उससे रिलेटेड कोई पेमेंट करना है, ना ही हमारे पास कोई asset ऐड होता है। सो नो liability is created, no loss of asset is there. On the other hand, कैपिटल बजट में क्या होता है, आइदर liability is created और असेट इज लॉस। या तो हमारा असेट कम होगा, गवर्नमेंट का असेट कम होगा, या फिर गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, ये होता है हम लोग के रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। तो रेवेन्यू बजट के अंदर रेवेन्यू रिसीप्ट्स आती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है। कैपिटल बजट के अंदर कैपिटल रिसीप्ट्स आती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। क्लियर? गिव मी अ हेड्स अप, यहाँ तक क्लियर है सबको? एनी डाउट? यस और नो, एनी डाउट? Be active in the chat box, yes or no? No doubt, okay, no doubt. प्लीज रिपीट, कौन सा पार्ट रिपीट कर दें हार्दिक जी? विच पार्ट? ये रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट का डिफरेंस। चलिए एक और बार कर लेते हैं। तो हम लोगों का जो बजट होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। इट इज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। दिस क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी एंड असेट क्राइटेरिया। लाइबिलिटी एंड असेट क्राइटेरिया। लाइबिलिटी मीन्स हम लोग के ऊपर कुछ लाइबिलिटी है, हम लोग के ऊपर कुछ कर्जा है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। असेट, असेट इज फॉर आवर गुड। असेट डेवलपमेंट मीन्स कुछ फिजिकल कैपिटल डेवलपमेंट हुआ है। So revenue budget says all those kinds of receipts and expenditures in which no liability is created or no asset is lost. That comes under revenue budget. तो revenue receipt और revenue expenditure इस तरीके के होते हैं कि ना ही गवर्नमेंट के ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है कि फ्यूचर में उसको कुछ एक्टिविटी एक्ट करना है, ना ही उसके पास कोई असेट का एडिशन होता है, उसकी लाइबिलिटी और असेट सेम रहती है। ऑन द अदर हैंड कैपिटल बजट, आइदर लाइबिलिटी इज क्रिएटेड और असेट इज लॉस। यहाँ पे आइदर और आता है, इसके अंदर नाइदर नॉर आता है, रेवेन्यू के अंदर आता है नाइदर नॉर, नाइदर नॉर। कैपिटल के अंदर आता है आइदर और, या तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी या फिर असेट का लॉस हो जाएगा। तो कैपिटल में भी कैपिटल रिसीप्ट होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। बस इतना सा। उसके अलावा हमने बताया एक और क्लासिफिकेशन होता है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होता है, डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होता है। वो क्लासिफिकेशन नाम से पता चल रहा है, डेवलपमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। नॉन डेवलपमेंटल होता है फॉर द रनिंग ऑफ इकोनॉमी, जैसे कि डिफेंस के ऊपर जो भी हम खर्च करेंगे, या फिर लॉ एंड जस्टिस के ऊपर जो खर्च करेंगे, वो सारे नॉन डेवलपमेंटल के अंदर आते हैं। डेवलपमेंट के अंदर फॉर द डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्रीज, वो सारे आते हैं। तो वो तो नाम से पता चलता है डेवलपमेंट क्या होता है, नॉन डेवलपमेंट क्या होता है। क्लियर? प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, अर्लियर बजट जो था ये अर्लियर एग्जिस्ट करता था, 2017-18 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। बाय हूँ? अंडर द रिकमेंडेशंस ऑफ सी रंगराजन। क्लियर? expense will come in which, expense मतलब expenditure, it will come in both of them। revenue expenditure भी होता है, capital expenditure भी होता है, in both the type। ओके, ठीक है। अब देखिए रेवेन्यू रिसीप्ट के सोर्सेज क्या होते हैं। देयर आर टू सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसीप्ट, आइदर फ्रॉम द टैक्स रेवेन्यू और फ्रॉम द नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो रिसीप्ट का मतलब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को पैसे मिल रहे हैं, गवर्नमेंट पैसे रिसीव कर रही है। तो रिसीव मीन्स सोर्सेज बाय विच द गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिसीव मनी। टैक्स रेवेन्यू, दो तरीके के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स अब तो केवल जीएसटी बचा है,
अब तो केवल जीएसटी बचा है, बाकी सारे क्लासिफिकेशन हटा दिए। तो टैक्स रेवेन्यू के अंदर आता है थ्रू द टैक्सेस, जो कि पीपल ऑफ इंडिया दे विल पे टैक्सेस, या फिर जो इम्पोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग पे करेंगे, कस्टम ड्यूटीज पे करेंगे। तो वो सारे टैक्सेस होते हैं टैक्स रेवेन्यू। देर आर सम नॉन टैक्स रेवेन्यू एज वेल, जैसे कि गवर्नमेंट ने लोन दिया था, लोन देने के बदले में उसको इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट रिसीव। गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया था, डिविडेंड एंड प्रॉफिट मिला। एक्सटर्नल ग्रांट्स आर द यूनिलेटरल पेमेंट्स। अगर किसी और कंट्री ने इंडिया को ग्रांट्स दिया, यूनिलेटरल पेमेंट दिया, ट्रांसफर पेमेंट दिया, तो एक्सटर्नल ग्रांट्स अगेन अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीव्ड ऑफ यूनियन टेरिटरीज, इसमें फीस भी आती है और पेनल्टी आती है, ये सारी चीजें नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आती है। गिफ्ट्स आ गए, फाइन्स, पेनल्टीज, फीस, ये सारी चीजें आती है नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर। तो ये हो गए रेवेन्यू रिसीव, टैक्स और नॉन टैक्स। कैपिटल रिसीव्ड के अंदर आते हैं तीन क्लासिफिकेशन। दीज थ्री क्लासिफिकेशंस आर आइदर बोरोइंग्स, गवर्नमेंट बोरो करती है, गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम द पब्लिक, गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम द आरबीआई, गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी नेशन से भी बोरो करती है। तो वो हो गया। उसके अलावा रिकवरी ऑफ लोन्स, पास में गवर्नमेंट ने लोन दिया, अब वो उसको रिकवर कर रही है। उसने लेट्स से स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया, किसी स्टेट को लोन दिया, उससे वो रिकवर कर दिया, वो भी रिसीप्ट हो गया। और अदर रिसीप्ट्स भी होती हैं कैपिटल के अंदर, अदर रिसीप्ट्स में जैसे कि इसके अंदर आता है डिसइन्वेस्टमेंट। उसके अलावा स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो होती हैं, गवर्नमेंट भी स्मॉल सेविंग्स करती है, उन सेविंग्स को यूज करती है, जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गए या फिर किसान विकास पत्र जो हम लोग बनाते हैं, वो सारी चीजें। तो ये आ जाते हैं कैपिटल रिसीप्ट के अंदर। अब इन सब को सोच के देखो। टैक्स रेवेन्यू, when government is collecting tax, it is not promising anything in return. When we are paying a tax to the government, we do not get anything in return, right? तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं, गवर्नमेंट के पास कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। इफ समवन इज गिविंग अस इंटरेस्ट, गवर्नमेंट हैज नो लाइबिलिटी। समवन इज गिविंग अस गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, गवर्नमेंट हैज नो लाइबिलिटी। बट अंडर कैपिटल रिसीप्ट, बोरोइंग, अगर गवर्नमेंट बोरोइंग कर रही है तो इट हैज अ लाइबिलिटी ऑफ रिटर्निंग द बोरोइंग इन द फ्यूचर। अगर मैं आज स्टेट गवर्नमेंट से, मैं गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हूँ, मैंने स्टेट गवर्नमेंट से लोन लिया, तो मुझे लौटाना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी इज क्रिएटेड। रिकवरी ऑफ लोन्स, अगेन असेट इज क्रिएट, हम लोग का असेट जो था, किसी को लोन दिया था, वो कम हो गया। अदर रिसीट्स के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट, मैं डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का डिसइन्वेस्ट किया, उसको प्राइवेट सेक्टर में दिया, तो गवर्नमेंट का असेट का लॉस हुआ कि नहीं हुआ। तो ये डिस्टिंक्शन होता है रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स के बीच। रेवेन्यू रिसीट्स में नो लाइबिलिटी नो असेट, कैपिटल रिसीट्स में आइदर लाइबिलिटी और असेट, आइदर क्रिएट्स अ लाइबिलिटी और रिड्यूसेस एन असेट फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, क्लियर? टेल मी, क्लियर रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स? बताइए। यस, और बाकी लोग क्लियर? अदर्स ऑल्सो प्लीज रिप्लाई। चलिए ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का रिसीप्ट साइड। फिर हम लोग का आ जाता है एक्सपेंडिचर। जैसे कि अभी पूछा था एक्सपेंस किस में आता है, तो एक्सपेंडिचर भी दोनों में आता है। कुछ रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं, कुछ कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं। अगेन रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर वो होंगे जिसमें ना ही हम लोग का कोई लॉस हो रहा होगा एसेट का, ना लाइबिलिटी क्रिएट हो रही होगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पहला, इट इज रिकरिंग इन नेचर, मतलब रिपीटिंग होता है, जरूरी होता है, हर साल करते हैं गवर्नमेंट। उसके अलावा इट इज इन्वर्ड ऑन द नॉर्मल फंक्शन, ये जरूरी है, इट इज फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि इसमें क्या क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट आ जाएगा, एंड डिफेंस आ जाएगा, फिर सब्सिडीज आ जाएगा, ग्रांट्स टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आ जाएगा, पेंशन, पुलिस। डिफेंस कैपिटल में आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, डिफेंस कैपिटल में आएगा। तो ये सारी नॉर्मल एक्सपेंडिचर्स हैं, जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स है उनको करने होते हैं गवर्नमेंट को। दिस कम अंडर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
ये कोई भी असेट नहीं क्रिएट करते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी को गवर्नमेंट सैलरीज पे कर रही है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा, गवर्नमेंट के लिए कोई भी असेट नहीं क्रिएट करेगा। या फिर पेंशन पे कर, राइट। बट ऑन द अदर हैंड कैपिटल एक्सपेंडिचर विल क्रिएट असेट फॉर द गवर्नमेंट, इट विल क्रिएट असेट फॉर द गवर्नमेंट। जैसे कि डिफेंस, डिफेंस में अगर एक्सपेंडिचर किया तो फिर इट विल क्रिएट एन एसेट। लोन्स टू द पब्लिक इंटरप्राइजेस, फ्यूचर में हमको वो रिटर्न करेंगे, तो इट इज एन असेट फॉर अस। लोन टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट, लोन्स टू द फॉरेन गवर्नमेंट, ये सारे क्या होते हैं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। अगेन दीज आर नॉन रिकरिंग, मतलब ये रिपीटिंग नहीं होते हैं। उसके अलावा इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेशन, इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेशंस। और ये डेवलपमेंटल प्रोग्राम जैसे कि मेट्रो, अगर गवर्नमेंट मेट्रो कंस्ट्रक्शन कर रही है तो वो भी असेट क्रिएट करेगा, ये इस तरीके से हो। ठीक है, एक्सपेंडिचर मस्ट क्रिएट एन असेट फॉर द गवर्नमेंट और इट मस्ट लीड टू डिक्रीज इन द लाइबिलिटी। क्लियर? इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो एक बार देख लीजिएगा। अगर कैटेगराइजेशन आता है तो इसी तरीके से देख। अच्छा, आप लोग, अब मुझे, मैं कुछ पूछ रही हूँ, आप चैट बॉक्स में बताइएगा कि वो कैपिटल बजट के अंदर आएगा या फिर वो रिवेन्यू के अंदर आएगा। ठीक है, पहले आप मुझे रिसीप्ट का बताना कि वो कैपिटल के अंदर आएगी या फिर रिवेन्यू के अंदर है। बताइए। लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, if Indian government takes loan from the World Bank, whether it will be under capital receipt or revenue receipt? कैपिटल, हाँ जी कैपिटल, वेरी गुड। देन बताइए, कॉरपोरेशन टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स किसके अंदर आएगा? रेवेन्यू, रेवेन्यू, वेरी नाइस। फिर बताइए, प्रॉफिट्स जनरेटेड बाय द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, प्रॉफिट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट, रेवेन्यू। नहीं, अब इसका पूछ, रेवेन्यू के अंदर आएगा हेमंत जी। प्रॉफिट हमने देखा था ना, रेवेन्यू के अंदर आ रहा है, रेवेन्यू, हाँ जी साक्षी वर्मा, रेवेन्यू। प्रॉफिट जनरेट जो हो रहा है वो रेवेन्यू के अंदर आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा है ना, इंटरेस्ट रिसीव्स, डिविडेंड, प्रॉफिट, ये सब किसके अंदर आ रहा है? रेवेन्यू के अंदर आ रहा है। यस, गुड। फिर बताइए, फॉरेन एड अगेंस्ट अर्थक्वेक विक्टिम्स, इंडियन गवर्नमेंट को फॉरेन एड मिला है अंडर अर्थ, फॉर अर्थक्वेक विक्टिम्स। एड रेवेन्यू में आएगा, वेरी गुड। हाँ, रेवेन्यू में आएगा। एड मतलब हेल्प कर रहे हैं, एड मतलब हेल्प। हेल्प तो यूनिलेटरली होगा ना, हम अगर कोई गवर्नमेंट या फॉरेन कंट्री हमें हेल्प करे तो वो बोलेगी नहीं ना कि बदले में आप भी हमें पेमेंट दो। यस, रेवेन्यू, रेवेन्यू, वेरी गुड। फीस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, फीस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, रेवेन्यू। फी, फी कैपिटल नहीं आएगा, फीस नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आता है, रेवेन्यू रिसीव, रेवेन्यू, रेवेन्यू, गुड। ठीक है, मतलब क्लियर है क्लासिफिकेशन रेवेन्यू और कैपिटल रिसीप्ट के बीच में। ठीक है, एक्सपेंडिचर बताइए, चलिए एक्सपेंडिचर बताइए। सब्सिडीज, सब्सिडीज किस में आएगा, रेवेन्यू या कैपिटल? सब्सिडीज, रेवेन्यू, 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 वेरी गुड, सब्सिडीज रेवेन्यू में आएगा। ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, रेवेन्यू में आएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स, कैपिटल, कैपिटल, नहीं नहीं, रेवेन्यू में नहीं आएगा, कैपिटल में आएगा। क्यों? असेट क्रिएट हो रहा है, गवर्नमेंट के लिए असेट क्रिएट कर रहा है, बिल्डिंग क्रिएट हुई ना, फिजिकल एसेट क्रिएट हुआ। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग अ ब्रिज, कैपिटल, रेवेन्यू में नहीं आएगा। हादी जी, बिल्डिंग अ ब्रिज की बात हो रही है, असेट क्रिएट हो रहा है, कैपिटल में आएगा। ठीक है, हाँ ये बताइए, एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस,
एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। रेवेन्यू, कैपिटल, रेवेन्यू, रेवेन्यू, ठीक है, ज्यादातर लोग रेवेन्यू कह रहे हैं, रेवेन्यू ही ठीक है। अगर कलेक्शन किया जा रहा है टैक्सेस का तो उससे तो लायबिलिटी नहीं बढ़ रही है ना, या फिर कोई भी एसेट नहीं कम हो रहा है, सो इट विल कम अंडर रेवेन्यू। वेरी गुड, ठीक है, मतलब ये क्लियर हो गया। रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ये क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग के पास बजट जो होता है वो तीन टाइप का हो सकता है। रिपेयर ऑन असेट विल बी, रिपेयर भी कैपिटल में ही आएगा, रिपेयर ऑन एसेट भी कैपिटल में ही आएगा। एक बार आप लोग सोच कर बताओ, रिपेयर ऑन एसेट किस में आएगा, आप लोग को क्या लगता है? दिस इज अ गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस। रिपेयर किस में आएगा बताइए? बताइए, कैपिटल में आएगा। अच्छा, और? आई थिंक रेवेन्यू। देखिए, यहाँ पे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सेकेंड हैंड गुड्स की बात कर ले रहे हैं। बिकॉज रिपेयर का मतलब क्या हो रहा है, वी आर नॉट क्रिएटिंग अ न्यू एसेट, हम लोग सेकेंड हैंड गुड पे ही रिपेयर कर रहे हैं, है ना? तो न्यू एसेट क्रिएट नहीं हुआ, तो अगर हम लोग उसमें रिपेयर कर रहे हैं तो ये रेवेन्यू में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिकॉज अगर नया एसेट क्रिएट होता है तभी वो कैपिटल में आता है। यस, तो ये रेवेन्यू में आएगा, हार्दिक जी, वेरी गुड। बिकॉज ये सेकेंड हैंड गुड पे हम लोग खर्चा कर रहे हैं। वहीं अगर वो सेकेंड हैंड गुड को बाय करेगी गवर्नमेंट, जैसे कि हम लोगों ने डिफेंस का कोई एक्सपेंडिचर किया, वी आर बाइंग सेकेंड हैंड मशीनरी फ्रॉम रशिया और एनी अदर यूएस और एनीथिंग, तो वो कैपिटल में आएगा, वो हमको नया एसेट दिया। बट रिवेन्यू में आएगा रिपेयर्स, क्योंकि हम लोग कोई नया एसेट क्रिएट नहीं कर रहे, है ना? तो थोड़ा सा सोचिए, सब लोग ने वहां पे कैपिटल बोल दिया था, रिवेन्यू में आएगा। ठीक है, नया एसेट नहीं क्रिएट हो रहा है, इसलिए रिवेन्यू में आएगा। क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? क्लियर, गुड। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे हमारे पास जो बजट है उसके तीन सिचुएशंस हो सकते हैं। या तो बैलेंस्ड बजट हो सकता है, वरना सरप्लस बजट हो सकता है, या फिर डेफिसिट बजट हो सकता है। आइदर आर बजट कुड बी बैलेंस, इट कुड बी इन सरप्लस, और इट कुड बी इन डेफिसिट। बैलेंस बजट कब आता है? व्हेन आर revenue is equal to expenditure. Balanced budget is when the government's estimated receipt is equal to the estimated expenditure. कर रहे हैं उतना ही खर्चा कर रहे हैं, कोई भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं है। सरप्लस इज व्हेन आर रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। इस तरीके से सोचो आप, गवर्नमेंट के नहीं, अपने बारे में सोचो। आप कब कहोगे कि आप बैलेंस? आप तब बैलेंस करोगे जब आपकी जितनी इनकम है आप उतना ही खर्च कर रहे हो, आपको और किसी से उधार नहीं लेना पड़ रहा है, आपको बैंक के पास जाके या किसी फैमिली मेंबर से उधार नहीं लेना पड़ रहा है। So you would say that you are in a balanced situation. So if the government estimated revenues are equal to the expenditures, then it will come under the balanced budget. सरप्लस, सरप्लस मतलब समथिंग पॉजिटिव, हम कहते हैं ना सरप्लस बफर स्टॉक। सरप्लस का मतलब है व्हेन आवर रेवेन्यूज आर ग्रेटर देन आवर एक्सपेंडिचर, व्हेन वी आर रिसीविंग मोर इनकम एंड वी आर स्पेंडिंग लेस, हमारे पास कुछ सरप्लस है। एंड डेफिसिट इज व्हेन आवर रेवेन्यू इज लेस देन आवर एक्सपेंडिचर, जितनी हमारी इनकम है उससे ज्यादा हम खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर हमारे रेवेन्यू से ज्यादा है। ठीक है, तो वो हो जाता है डेफिसिट बजट, वो हो जाता है डेफिसिट बजट। तो ये तीन टाइप्स, तीन सिचुएशंस हो सकती हैं। नाउ ऑब्वियसली हम लोग के लिए फेवरेबल दोनों है, बैलेंस भी है, सरप्लस भी फेवरेबल है। बट सरप्लस अगर होगा इसका मतलब रेवेन्यू ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अगर रेवेन्यू गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगा, बताइए क्या सिचुएशन होगी? क्या सिचुएशन होगी?
Any guess? This is related to money supply. This is related to money supply. If government is spending more, आंसर्स नहीं मिल रहे, आंसर कीजिए, तो बहुत आसान है, तुरंत आना चाहिए था, हमने अभी पढ़ा था। डेफिसिट, डेफिसिट व्हाट? अगर गवर्नमेंट रेवेन्यू ज्यादा कर रही है मतलब वो ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, मनी सप्लाई क्या होगी? मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। गवर्नमेंट इफ इट इज स्पेंडिंग मोर, so what will happen? Money supply will increase. If money supply is too much in the economy, inflation will rise. If there is too much money supply in the economy, inflation will rise. So in the long term, surplus budget भी हम लोगों के लिए favorable नहीं। In the long term, surplus budget भी हम लोग के लिए favorable नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग को गवर्नमेंट क्या एम करती है? दैट इट कीप्स अ बैलेंस्ड बजट, दैट इट कीप्स अ बैलेंस्ड बजट। बताइए सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ? जवाब दीजिए, सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ? श्योर? आप लोग को टॉपिक समझ में नहीं आया इसका मतलब? सरप्लस बजट की बात हो रही है। रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा आ रहा है, मनी सप्लाई कैसे ज्यादा हो जाएगी? क्या हुआ, अभी सब लोग पढ़ने के मूड में नहीं है क्या? अगर रेवेन्यू गवर्नमेंट ज्यादा कर रही है तो फिर गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट खर्चा कहाँ ज्यादा कर रही है? बस मैंने बोल दिया तो सबने मान लिया कि यस क्लियर? फिर से सोचो। सरप्लस बजट का मतलब हो रहा है कि गवर्नमेंट के पास ज्यादा रिसीप्स है, ज्यादा रेवेन्यू है, खर्च वो कम कर रही है। अगर वो खर्च ज्यादा करेगी तब ना मनी सप्लाई ज्यादा होगा। खर्च कब करेगी? वो एजुकेशनल एरिया में, हेल्थ में, सब्सिडीज में खर्च ज्यादा करे। बट रेवेन्यू का मतलब है गवर्नमेंट टैक्सेस ज्यादा ले रही है, गवर्नमेंट टैक्सेस ज्यादा ले रही है, तो पब्लिक के पास तो पैसा नहीं गया ना, मनी सप्लाई कम हो गई। लिक्विडिटी लेस इन द मार्केट, यस। अगर रेवेन्यू गवर्नमेंट का ज्यादा है तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन नहीं होगा, डिफ्लेशनरी सिचुएशन है। डिफ्लेशनरी सिचुएशन, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। हाँ, तो थोड़ा ध्यान से सोचिए। अभी समझ में आया डेफिसिट के अंदर क्या हो रहा है? डेफिसिट का मतलब हो रहा है कि गवर्नमेंट रेवेन्यू अब कम है, उसका एक्सपेंडिचर ज्यादा है, डेफिसिट बजट में इन्फ्लेशन होगा। गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा कर रही है, लोगों से कम पैसा ले रही है, लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ गई। मतलब कि रिवीजन नहीं किया। रिवीजन कीजिए भाई, बहुत जरूरी है रिवीजन करना, ऐसे नहीं, मतलब एक बार पढ़ने के बाद रिवाइज करेंगे तभी वो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन हो गए, दोनों ही हम लोग के लिए अच्छे नहीं है, ना सरप्लस अच्छा है ना डेफिसिट अच्छा है, केवल बैलेंस अच्छा है। अब डेफिसिट के अंदर हमारे पास तीन तरीके के डेफिसिट्स होते हैं। डेफिसिट के अंदर भी तीन तरीके के डेफिसिट्स होते हैं। पहला डेफिसिट क्या होता है? इसको बोलते हैं बजट डेफिसिट, दैट इज नोन एज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। इफ आर total expenditure is more than this, अगर ये एक पॉजिटिव नंबर आता है, if our total expenditure is more than our total receipts, then it would lead to budget deficit. revenue deficit क्या होता है? when revenue expenditure is more than revenue receipts, when revenue expenditure is more than revenue receipts, तो इसमें हम लोग का क्या आ जाता है? आर ई माइनस आर आर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। मतलब कि एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ज्यादा कर रही है और रेवेन्यू किस पे होता है? रेवेन्यू होता है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, रिकरिंग नेचर का होता है। इसका मतलब गवर्नमेंट अपना रिकरिंग एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रही है, वो एजुकेशन पे, हेल्थ पे फोकस नहीं कर पा रही है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीप्ट से ज्यादा है। फिर फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग लोन्स
नेट ऑफ रिकवरी ओवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये होता है हम लोग का फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल एक्सपेंडिचर होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्ड। पर यहाँ पे ये तो सेम हो गया बजट डेफिसिट से, ओनली डिफरेंस इज इट एक्सक्लूड्स बोरोइंग, इट एक्सक्लूड्स बोरोइंग। जो हम लोग का रेवेन्यू है वो बोरोइंग एक्सक्लूड कर रहा है, उसमें कैपिटल और रेवेन्यू दोनों आ रहे हैं, बस बोरोइंग नहीं आ रहा है। दैट कम्स अंडर द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्ड्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। इसका मतलब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसीव ज्यादा कर रही है, यानी कि इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी में, बोरो कर रही है। प्लीज रिपीट। ओके, हम लोग के पास डेफिसिट होते हैं तीन टाइप के। पहला होता है हम लोग का रिवेन्यू डेफिसिट, दूसरा होता है फिस्कल डेफिसिट, तीसरा होता है प्राइमरी डेफिसिट। Revenue deficit is one when our revenue expenditure is greater than revenue received. Fiscal deficit is when our total expenditure is greater than total receipts, but इसमें हम लोग borrowings को include नहीं करते हैं, excluding borrowings। इसके अंदर हम लोग borrowings को नहीं लेते हैं। बस इतना ही याद, अगर बहुत डिटेल में नहीं याद रखोगे तो भी कोई बात नहीं है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ये फॉर्मूले बस याद रखो। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स ये हम लोग का हो जाता है फिस्कल डेफिसिट। मतलब कि इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, रिवेन्यू रिसीप्ट भी आ रही है, जो हम लोग की जो टीआर है ना एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, इसके अंदर हम लोग की रिवेन्यू रिसीप्ट भी आ रही है और कैपिटल रिसीप्ट भी आ रही है। लेकिन ये नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट है। क्या टर्म यूज किया हमने, तो इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे। हम्म, इसका मतलब है कि हम लोग कैपिटल रिसीप्ट को इंक्लूड कर रहे हैं, बट दीज कैपिटल रिसीप्ट्स आर द नॉन डेट क्रिएटिंग, नॉन डेट क्रिएटिंग। नॉन डेट क्रिएटिंग केवल बोरोइंग्स ही होती हैं, फ्यूचर में हमको उनको लौटाना पड़ेगा, तो इट इज क्रिएटिंग अ डेट। बट इफ वी आर एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग्स, so it will mean that we are including only the non debt creating capital receipts। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ये हो जाता है फिस्कल डेफिसिट। अब मैं इसके आगे आपको इसके इम्प्लीकेशंस बता रही हूँ कि मतलब फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट करता है कि हम लोग की जो टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स है वो कितनी है गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि हम लोग का इंक्रीज करेगा, इसकी वजह से इन्फ्लेशन होगा। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को बोरोइंग करनी पड़ेगी इसको कवर करने के लिए। नॉन डेट एग्जाम्पल प्लीज। बाकी सारी चीजें नॉन डेट के अंदर आ जाएंगी, बोरोइंग्स के अलावा जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर था। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आया था हम लोग का, डिसइन्वेस्टमेंट आया था। हम लोग के कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिसइन्वेस्टमेंट आया था, और क्या आया था बताइए, रिकवरी ऑफ लोन्स आया था, रिकवरी ऑफ लोन्स। और उसके अलावा जो हम लोग की स्मॉल सेविंग्स थी, सेविंग सर्टिफिकेट्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, ये सारी चीजें बोरोइंग्स के अलावा। बोरोइंग्स के अलावा जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, रिसीप्ट, वो सारी रिसीप्ट होंगे, वो आएंगे किसके अंदर, नॉन डेट के अंदर। बोरोइंग्स डेट क्रिएट करती हैं, बाकी सारी चीजें नॉन डेट क्रिएट करती हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी क्लियर, फिस्कल डेफिसिट क्लियर हो गया, फिस्कल डेफिसिट इज क्लियर। बताइए। यस, ठीक है। और थर्ड हम लोग का जो आ जाता है वो हो जाता है प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। यस यस, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट होता है जब हम लोग ने फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट कर लिया, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब कि जो टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स है गवर्नमेंट की, उसमें से हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर देंगे, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। बस इतना सा। अब यहाँ पे ये जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट दिया हुआ है या नेट फिस्कल डेफिसिट दिया हुआ है, तो ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था नेशनल इनकम के चैप्टर में, बताइए।
ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस क्या होता है? ग्रॉस एंड नेट के बीच का डिफरेंस क्या होता है? कॉस्ट। कॉस्ट, हाँ ठीक। डेप्रिसिएशन कहना चाह रहे हो आप, है ना? डेप्रिसिएशन, यही होता था ना। ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस डेप्रिसिएशन होता था, नेशनल और डोमेस्टिक के बीच का डिफरेंस एनएफआई, ये पढ़ा था। ये रिवाइज करेंगे तब याद आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, रिवाइज कर लो, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी कर लो, उससे याद आ जाएगा सारी चीजें। ठीक है, तो बस इस चैप्टर में इतना ही। ठीक है, हम लोग का टाइप्स ऑफ डेफिसिट हो गया, बजट हो गया, बजट का क्लासिफिकेशन हो गया, एंड दैट्स इट। अब बताइए मुझे कोई भी डाउट इस चैप्टर से रिलेटेड? कोई भी डाउट? एनी डाउट्स? एक न्यूमेरिकल करके देखेंगे, बहुत सिंपल इसके न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स आने का चांसेस नहीं है, मतलब अगर आप एक ही बार पेपर हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर देखो तो न्यूमेरिकल्स नहीं ही आए हैं। फिर भी देख लेते हैं। बहुत सिंपल होते हैं न्यूमेरिकल, कुछ इसमें दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग के पास डायरेक्टली दिया गया है कि कैपिटल रिसीप्ट, नेट बोरोइंग्स, कैपिटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स दी हुई है 95, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 100, फिर इंटरेस्ट पेमेंट दिया हुआ है 10, रेवेन्यू रिसीप्ट दी हुई है 80, और कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 110। ठीक है, हम लोग ये इसीलिए कर रहे हैं कि अगर पूछ लिया जाए तो हम लोग को पता है कि बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी टफ नहीं। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है इन सारी चीजों में से, पहले आप मुझको बताओ रेवेन्यू डेफिसिट कितना होगा? रेवेन्यू डेफिसिट कितना होगा? 20। करेक्ट, सब लोग का 20। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव, 100 माइनस 80, कितना बचा? 20, है ना? सिंपल। सबका 20 आ गया, वेरी गुड। फिर आप मुझे बताओ फिस्कल डेफिसिट कितना हो जाएगा? फिस्कल डेफिसिट कितना हो जाएगा? फिस्कल डेफिसिट कितना हो जाएगा? सब लोग ट्राई करो, फिस्कल डेफिसिट कितना होगा? Ma'am, it's my first life class. Then is these notes enough or should I go for current affairs also? करंट अफेयर्स मोस्टली जो रीसेंट हम लोगों ने चीजें टॉपिक से रिलेटेड है ना, उसको मैंने इंक्लूड कर दिया है। एंड करंट अफेयर्स इफ दे विड आस्क फ्रॉम यूनियन बजट, तो बजट से रिलेटेड होगा, एक बजट की क्लास हम लोग ले लेंगे फॉर द बजट 2023। उसमें इंपॉर्टेंट चीज है, उसके अलावा वैसे हम लोग ने डिस्कस किया है, मतलब जैसे मनी के चैप्टर के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में क्या रेट अभी चल रहे हैं, तो वो सब चीजें हैं वहां पे। फिर भी मैंने ये पहले से सोच के रखा है, एक बजट का करेंगे डिस्कशन। यस मैम, बजट 23 क्लास, यस वी विल डू दैट, डोंट वरी, एग्जाम्स के पास में करेंगे, एग्जाम के थोड़े पास में करेंगे। ठीक है। हाँ, फिजिकल डेफिसिट 35। फिजिकल डेफिसिट 35। 10। फिजिकल डेफिसिट 10 कैसे आया? चलिए फिजिकल डेफिसिट करते हैं। फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का? पहले टोटल एक्सपेंडिचर निकालेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 110 माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो हम लोग को ऑलरेडी कैपिटल रिसीप्ट नेट बोरोइंग्स दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? 80 है रेवेन्यू रिसीप्ट प्लस 95। 80 प्लस 95, इसको अगर कैलकुलेट कीजिए आप लोग, कितना आ रहा है? कैलकुलेट कीजिए, 210 हो जाएगा। 35 आ रहा है, 35 हो गया फिजिकल डेफिसिट। यहाँ पे डायरेक्टली कैपिटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होगा तो बोरोइंग्स दिया होगा, बोरोइंग्स माइनस कर देंगे बस। फिर आखिरी चीज हम लोग को क्या निकालनी होगी इसमें से? प्राइमरी डेफिसिट, बताइए कितना आएगा?
प्राइमरी डेफिसिट कितना आ जाएगा? 25। राइट, करेक्ट एकदम। फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट हम लोग का 35 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट दिया है 10, 25। क्लियर? सबको क्लियर है कैसे होगा? क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस, ठीक है। अब इसी को अगर उनको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने का मन कर देगा तो वो लोग क्या कर देंगे, पूरा पूरा रेवेन्यू रिसीव नहीं देंगे। हो सकता है टैक्स रेवेन्यू दे दें, नॉन टैक्स रेवेन्यू दे दें, या पूरा कैपिटल रिसीव नहीं देंगे। हो सकता है बोरोइंग्स दे दें, डिसइन्वेस्टमेंट दे दें। तो याद रखना है क्या क्या चीजें हैं, और उसको ऐड करके सिंपली यही 3 फॉर्मूले जिनको पुट कर दें। फॉर्मूले यही है सारे। ओके, अब आप मुझको पूरा बताओ, जो हम लोग ने मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी कंप्लीट किया है और इस चैप्टर को लेके, इसमें पूरे में किसी को कोई भी डाउट है? डाउट आएगा अगर आप लोगों ने रिवीजन किया होगा तो। किसी टॉपिक में कोई टॉपिक है जो आपको लगता है कि नहीं क्लियर हुआ है? बताइए, 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 कोई भी डाउट? रिलेशन ऑफ डिमांड, प्राइस, सप्लाई। डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, सप्लाई इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ प्राइस। डिमांड जो होता है ये नेगेटिवली रिलेटेड होता है, सप्लाई जो होता है ये पॉजिटिवली रिलेटेड होता है। विद इंक्रीज इन प्राइस डिमांड विल गो डाउन, विद इंक्रीज इन प्राइस सप्लाई विल गो अप। जो हम लोग का डिमांड कर्व होता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जो हम लोग का सप्लाई कर्व होता है ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है। यहाँ पे हम लोग लेते हैं प्राइस, यही वाला रिलेशन। हार्दिक जी, यही रिलेशन था। मैम ये तो सिर्फ डायरेक्ट डिमांड एंड प्राइस का है, मुझे तीनों का साथ में जाना था। जैसे कि मेरा डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो फिर प्राइस क्या होगा? अच्छा, प्राइस बढ़ेगी, वैसा वाला क्वेश्चंस आते हैं मॉक में। ठीक है। मान लीजिए आप कह रहे हो कि ये डिमांड है ये सप्लाई है, ये हम लोग का इक्विलिब्रियम है। यस। डिमांड बढ़ गई, अगर डिमांड बढ़ेगी, ये हम लोग का डिमांड कर्व है, तो वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। यस। डिमांड बढ़ गई, ये D1 गया अपवर्ड, इसका मतलब प्राइस बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? बिकॉज डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। पीपल आर स्पेंडिंग मोर, दे आर डिमांडिंग मोर, बट इनफ गुड्स आर नॉट देयर, सो द सप्लायर्स विल इंक्रीज देयर प्राइस। प्राइस विल इंक्रीज। अब देखिए, जब प्राइस हम लोग का इंक्रीज हुआ है तो उसके साथ में सप्लाई भी इंक्रीज हो गई है। पहले सप्लाई कर्व यहाँ था, अब हम लोग का यहाँ पे कट हो रहा है। डिमांड में जो इंक्रीज हुआ इट इज बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, लेट्स से इंक्रीज इन इनकम। प्राइस की वजह से नहीं हुआ, डिमांड में इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन, लेट्स से, इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। उसकी वजह से प्राइस इंक्रीज हुआ जब ये शिफ्ट हुआ। और अगर हम लोग सेम सप्लाई कर्व देख रहे हैं तो सप्लाई कर्व में हम लोग नए पॉइंट पे आ गए हैं। सो हेयर प्राइस हैज इंक्रीज एंड सप्लाई हैज ऑल्सो इंक्रीज। तो ये हम लोग का ऊपर आ गया। फिर लेकिन अब जब हम लोग इसी प्राइस इफेक्ट की बात करेंगे तो अब इधर देखो, जब यहाँ पे ये आ रहा है हम लोग का जो ये नया डिमांड कर्व है, सप्लाई हम लोग की प्राइस की वजह से इंक्रीज हो गई है, बट प्राइस बढ़ा है तो हम लोग का डिमांड कम हो जाएगा। प्राइस बढ़ा है तो हम लोग का डिमांड कम हो जाएगा। तो ये सेकेंडरी इफेक्ट है। प्राइमरी इफेक्ट हुआ, डिमांड के बढ़ने की प्राइस बढ़ा, प्राइस के बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ा। सेकेंडरी इफेक्ट क्या हो जाएगा? प्राइस बढ़ा है उसकी वजह से क्या हो जाएगी? डिमांड कम हो जाएगी। और इस तरीके से ये एक, इसको ना एक, इसको एक टर्म बोला जाता है, इसको बोला जाता है कॉबवेब मॉडल। को बोला जाता है कॉबवेब मॉडल, जिसमें डिमांड और सप्लाई ऐसा सर्कुलर मूवमेंट में मूव करता है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये ऐसे मूव करेगा, ऐसा कॉबवेब मॉडल होता है। वो हम लोगों में है नहीं, वो हम लोग के सिलेबस में है नहीं, वो प्योर इकोनॉमिक्स है। तो उतना डिटेल में मत जाइए, बस इतना ग्राफ याद रखिए कि अगर डिमांड बढ़ी है फॉर अदर रीजंस, उसकी वजह से प्राइस बढ़ जाएगा, फॉर दैट सप्लाई विल इंक्रीज। अभी क्लियर? यस बताइए। मैम। ठीक है, और कोई डाउट किसी को, कोई और क्वेश्चन किसी और टॉपिक से?
किसी और टॉपिक से कोई और क्वेश्चन? चलिए ठीक है, तो आई एम गेसिंग कि अभी कोई डाउट नहीं है आप लोग को। आप रिवाइज कीजिए, आपको जब भी डाउट आ रहा है हम लोग हर क्लास के बाद में डिस्कशन करते हैं, एंड वी विल डिस्कस दोस टॉपिक्स अगेन। कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी हमारे पास टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो फिर आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। एंड करें क्लास? ओके, ठीक है। चलिए देन वील मीट अगेन। वील एंड द क्लास नाउ। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड मंडे। चलिए बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू।